हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तान्या सिंह एंड आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और उसी के साथ बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब कोई भी अगर इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड है तो मैं उसको सिर्फ इतना कहूँगी कि बेटा, ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे बहुत कुछ करने के। फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ दिमाग को शांत करो, चिल मारो और ईजी है पढ़ाई करो, वही सबसे ईजी काम है। वरना बाकी जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ करोगे तो ये गारंटी मैं दे सकती हूँ कि कभी तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली। ओके, अब बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हमने देखा रिवीजन सीरीज़ में भी 2-2 3-3 घंटे का है और हमें समझ 1 घंटे का भी नहीं आता, तो हम इसको कैसे पढ़ें और हमें मुश्किल बहुत लगता है। तो यहाँ तो हमारा काम ही है इस चैनल पे कि जो चैप्टर्स आपको बहुत टिपिकल लगते हैं और मुश्किल लगते हैं ना समझने लायक, उसको ईजी कर देना। ओके, ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम में मैसेज करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे लिए आपको आंसर करना ईजी रहता है। फाइन, तो अब आते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। देखो, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं बार बार, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि सनलाइट को यूटिलाइज करके हमारे ग्रीन प्लांट्स अपने पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, और इससे बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक, ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये प्रोसेस ना रहे तो ना हमें ग्लूकोज मिलेगा ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब ज़िंदगी जीने के लिए दो बड़ी चीज़ें, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। आई रिपीट वंस मोर, जीने के लिए ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। ठीक है, किसी के बिना आपकी जान नहीं निकल जाएगी, ना आप तड़प तड़प के मरेंगे। भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है, तो दूसरे के बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में अपनी जान निकालना बंद करें और शांति से पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, जोक्स अपार्ट, अब आते हैं कि फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस में डिटेल में क्या होता है, हमें यही समझना है। फाइन, सबसे पहले तो कुछ साइंटिस्ट के नाम इसमें पूछे जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाते हैं जो आपको पता रहने चाहिए। जैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि कैंडल जला के एक माउस को उसके अंदर बंद कर दिया था। तो व्हाट हैपेंड, थोड़ी देर में देखा उन्होंने कि जैसे माउस भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई। उसके बाद इसी जार में जब उन्होंने ग्रीन प्लांट रखा तो देखा ना ही माउस मरा ना कैंडल बुझी। ठीक, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये लोग क्या करते थे, जार डालने से पहले ना KOH कॉटन, मतलब कॉटन लेते थे जिसमें KOH सोक करके डाल देते थे। मतलब KOH में भीगा हुआ कॉटन रखते थे। रीज़न क्या था, क्योंकि ये KOH पूरा का पूरा एयर या कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पे अब्जॉर्ब कर लेता था। तो इनको पता था कि इसके अंदर अब कोई एयर का कॉम्पोनेंट है ही नहीं। ठीक, तो ये क्यों करते थे, ये पता लगाने के लिए करते थे कि क्या हमारे एयर में कुछ भी ऐसा है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प कर रहा है लाइफ सस्टेन करने के लिए। तो जोसेफ प्रिस्टली ने पहली बार देखा कि जो एयर का रोल है वो बहुत एसेंशियल है ग्रीन प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए सर्वाइव करने के लिए। इनको एक बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला। क्या पता चला कि अगर इस बेल जार में आपके पास प्लांट है तो कंबशन होता रहेगा, इसलिए कैंडल जलती रहेगी। मतलब कि इसको क्या है, ऑक्सीजन मिल रहा है और एनिमल भी जिंदा रहेगा, है ना। तो जोसेफ प्रिस्टली का नाम बेसिकली तुम्हारे ऑक्सीजन डिस्कवरी से लिया जाता है। ये जो इंगेनहाउस है, इनका नाम बेसिकली तुम्हारे सनलाइट के लिए लिया जाता है कि इन्होंने दिखाया था कि ग्रीन प्लांट्स के लिए जो वो खाना बनाते हैं, ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं, उसके लिए सनलाइट बहुत एसेंशियल है, बिना इसके वो बना नहीं सकते। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो बबल शो करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने कहा कि हमने एक्वेटिक प्लांट लिया और जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं तभी हमें उसके आसपास बबल दिखते हैं, वरना नहीं दिखते। सीधी सी बात, ये क्या कहना चाहते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से एयर में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से सारा का सारा एनिमल और आपके बाकी प्रोसेसेस चल पा रहे हैं अर्थ पे। फाइन, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हम लोग आते हैं, इन्होंने ये दिखाया कि ग्रीन प्लांट्स के लिए ही शोड दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन रिलीज ऑक्सीजन, और कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकता है। राइट, तो इन सबको मैंने एक जगह लिख दिया है, आपकी पूरी एनसीईआरटी इसकी डिस्कवरी को उनके ईयर के साथ एज इट इज़ याद करना है आपको। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। जोसेफ प्रिस्टली सुनते ही आपके नाम में क्या आ जाना चाहिए, ऑक्सीजन। कैसे याद रखेंगे, जोसेफ, JO का मतलब ऑक्सीजन। राइट, उसके बाद आता है गैन इंगेनहाउस। इंगेनहाउस ने क्या कहा था कि सनलाइट बहुत एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, और इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बाय द ग्रीन प्लांट्स। राइट, सनलाइट बहुत एसेंशियल है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बाय दी ग्रीन प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैन इंगेनहाउस का। राइट, फिर जूलियस वॉन शाज ने क्या कहा था कि जो ग्लूकोज बनता है ना प्लांट्स में, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ठीक, और फिर टीवी इंगेलमैन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैंने एक ग्रीन प्लांट लिया जिसमें क्लैडोफोरा नाम का
उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हमको इतना तो पता है कि ग्रीन प्लांट से फोटोसिंथेसिस होती है, पर जो लाइट हमारी अर्थ पे आती है उसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपको पता है ना विबग्योर, अगर किसी को ये ना पता हो, जिसको ये नहीं पता होगा, मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये विबग्योर क्या है, उसको ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि सामने वाली खिड़की में नाम किसका लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। विबग्योर का मतलब क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे रेनबो के कलर्स। तो जोसेफ प्रिस्ली ने क्या कहा था कि वाइट कलर में चूंकि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, बट इसमें भी जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलती है जो कि ब्लू ग्रीन लाइट को रिप्रेजेंट करती है, तब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इनको कैसे पता चला, क्योंकि जब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा, राइट। तो ये इनकी डिस्कवरी थी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जोसेफ प्रिस्ली, ऑक्सीजन, जोसेफ JO, ऑक्सीजन। गैन इंगेनहाउस, इन्होंने क्या कहा, सनलाइट, ठीक है, इंगेनहाउस, सनलाइट एंड ऑक्सीजन। जूलियस मोनशाज ने क्या कहा, ग्लूकोज। और टीवी इंगेलमैन ने क्या कहा, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस आपके ब्लू और ग्रीन लाइट में होती है। फाइन, इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यही सेम चीज़ें इस पेज पे दी हुई हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी रखा, क्लैडोफोरा लिया, फिर वो जो वाइट लाइट थी उसको उसके सातों कंपोनेंट में स्प्लिट किया है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि प्रिज्म से पास करते हो तो वाइट लाइट डिस्पर्स होकर अपने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब वो किसी भी रिफ्रैक्टिव मीडियम को क्रॉस करती है, बच्चे बोलेंगे मैम अच्छा आप बहुत पढ़ा रहे हो, ये बता दो प्रिज्म में नहीं ऐसा क्यों होता है। तो बेटा मैं बताती हूँ कि जब एयर से किसी भी डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वो क्या करती है, अलग अलग एंगल बनाती है और इस वजह से वो डिस्पर्स हो जाती है, राइट। इसलिए वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। और फिर इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए ब्लू और ग्रीन लाइट। फाइन, ये कार्लियस मोन नील ने क्या कहा था कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सिर्फ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन का सोर्स होता है ना वही बाद में ऑक्सीजन देता है और वाटर देता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। अभी हम आगे बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से ये दिखाया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो आपके वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो पूरी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है, और एंड प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। यही तो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला, एंड में आपका ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। इन्होंने क्या कहा था कि ये जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये दोनों से आ सकता है, या तो वाटर से आ सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। आपको कैसे पता किससे है। तो इन्होंने क्या किया कि एक को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया, मतलब एक के ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव बना दिया। तो अब यहाँ जो ऑक्सीजन आएगा, अगर रेडियो एक्टिव आया तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा क्योंकि मैंने इसको बनाया है, और अगर नहीं आया तो मतलब वाटर से आएगा। सिंपल सी बात है ना। तो इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट से ये डिफाइन किया कि वाटर जो होता है ना वही आपका ऑक्सीजन का सोर्स होता है, राइट। तो आपका बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कोई रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन दे दे के, और फाइनली वो खुद का ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन निकाल देता है। ठीक, फिर से एक बार बोल दे रही हूँ कि जिन लोग नहीं समझ पाए, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ही तो हो रहा है हाइड्रोजन ऐड करके, यही हो रहा है ना। तो कोई एक ऐसा सोर्स इसके साथ होगा जो कि हाइड्रोजन ऐड करके इसको रिड्यूस कर दे, और अगर कोई अपना हाइड्रोजन देगा तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वही ये कह रहे हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करे, एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरी बात समझाई थी। अच्छा, अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वहाँ भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट ऐसे स्टोर हाउस होता है जहाँ पे भर भर के क्लोरोफिल होता है, जो कि आपके फोटोसिंथेसिस के लिए एंटीना की तरह काम करता है। जैसे आपने वो देखा है ना सोलर पैनल कि ऊपर सनलाइट में लगा रहता है, पूरी एनर्जी ट्रैप होती रहती है, फिर रात को उससे लाइट जलती, सेम उसी तरीके से, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस काम करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में बेटा दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। बच्चे सुनते ही समझेंगे कि एक जो दिन में हो एक जो रात में हो, और टीचर्स भी पढ़ाते हैं एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। किसी को यही नहीं पता है कि ये दिन और रात का डिफरेंस नहीं होता। लाइट रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड रहता है, मतलब इसको जब तक सनलाइट मिलेगी ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। जैसे सोलर पैनल के वो जो पैनल लगे रहते हैं ना छतों पे, पूरे दिन भर एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उस एनर्जी को वो लोग स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, हाँ, और उसी को ये लोग रात में क्या करते हैं, फ्लो करवा देते हैं। सेम वही चीज़ फोटोसिंथेसिस में होता है। क्या होता है कि पूरे दिन सनलाइट की वजह से जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई है ATP और NADPH के फॉर्म में, वो
इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके इससे ग्लूकोज बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके। यही इतना ही फ़र्क होता है। सुबह का टाइम जितना प्लांट होता है वो सब एनर्जी कैप्चर करता है सनलाइट से, एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में। रात के टाइम ये एटीपी और एनएडीपीएच को यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर लाइट एंड डार्क। लाइट रिएक्शन इज एसेंशियली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। क्या मतलब हुआ इसका कि लाइट रिएक्शन बिना तुम्हारे सनलाइट की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया? ये जो इसका एंटीना है ये काम ही तब करता है जब इस पर सनलाइट पड़ती है। तो जब इस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ये काम नहीं करेगा। तो वही वो बोल रहे हैं कि लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट होती है सनलाइट पे, इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। बट डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि ये सनलाइट पे डिपेंड नहीं करती। तुमने एक बार एनर्जी बना ली, फिर ये एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज कभी भी बना सकती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है जो इस पैराग्राफ में दिया है, जो एआर के फॉर्म में पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक, तो मतलब मोटा मोटा आपको इतना समझ में आना चाहिए। अगर मैं किसी भी बच्चे को बोलूँ तो उसको इतना समझ में आना चाहिए कि जो आपका लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में, इसमें क्या होता है कि सनलाइट को यूज़ करते हैं हम लोग, एंटीना अपना यूज़ करते हैं क्लोरोफिल वाला, और उसको स्टोर कर लेते हैं एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में। ठीक, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में यही एटीपी और एनएडीपीएच जो आपने सुबह बनाया है ना, इसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं। भाई ग्लूकोज का ही तो एक पार्ट, एक फॉर्म है ना कार्बोहाइड्रेट, राइट। सिंपल सी ये प्रोसेस है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में आपको सीधे सीधे पता है कि एक तो पहली बात तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये सेल में आप लोग पढ़ के आए होंगे। साथ में इसमें क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल ना कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स के फॉर्म में ऐसे करके अरेंज रहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राना। ठीक, और दूसरा क्या है, कुछ ऐसे बीच में बिखरा पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो लिक्विड बीच में पूरा बिखरा पड़ा है दैट इज स्ट्रोमा। ठीक, स्टार्च ग्रैन्यूल्स होंगे, लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, ये पता होगा क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एनर्जी सोर्स है रिजर्व्ड, राइट। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो क्लोरोफिल है जो इस तरीके से खुद को एक कॉइन के पाइल मतलब सिक्के के ढेर की तरह अरेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं ग्राना। और जो दो सिक्के के ढेर को कनेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक, ग्राना का मतलब होता है ये पूरा सिक्के का ढेर। इसमें से एक सिक्का निकाल लोगे ना तो इसको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थैलाकॉइड। इतना ही फर्क होता है। ये बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हैं, एक को बोलते हैं थैलाकॉइड और सबको मिला के बोल देते हैं ग्राना। ठीक, दो ग्राना को जो एक दूसरे से कनेक्ट करे उसको बोल देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। खत्म बात, इतनी ही बात थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी इंगेलमैन ने भी ये दिखाया था कि आपके लाइट में तो 7 कलर के कंपोनेंट्स हैं, बट कौन से कंपोनेंट पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, इसी को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ये जो 3 ग्राफ बने ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको पता होनी चाहिए कि सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ब्लू ग्रीन लाइट में होती है। ये पूरे चार्ट का, पूरे ग्राफ का एक ही मतलब है कि सबसे मैक्सिमम एबिलिटी जो ग्रीन प्लांट्स की होती है फोटोसिंथेसाइज करने की, वो ब्लू और ग्रीन लाइट में होती है। ठीक, हमारे इंडिया में चूँकि हम लोग क्या है, इक्वेटर के थोड़े पास है ना, तो हमारे पास बहुत सनलाइट आती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो हमारे पास सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। इस वजह से हमारा फोटोसिंथेटिक मतलब जो हमारे पास जितने वेजिटेशंस हैं उतने तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे पास जितने तरीके की क्रॉप सब्जियां उगाई जा सकती हैं उतनी तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। रीज़न यही है कि हम इक्वेटर के पास हैं, तो होता क्या है कि हमें भर भर के सनलाइट मिलती है, और जब वो सनलाइट अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट करती है तो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा अपना इंडिया, ठीक है, अपना हिंदुस्तान। ख़त्म बात। टेम्परेचर भी एकदम मॉडरेट है, क्लाइमेट बहुत बढ़िया प्लीजेंट रहता है, तो मैं 3 सीज़न एक्सपीरियंस करने को मिलता है। नहीं तो लोग कहते रहते हैं ना विदेश जाएंगे विदेश जाएंगे, ज़िंदगी भर ठंड में रहोगे और परेशान रहोगे। हाँ, ज़िंदगी भर चिकन खा सकते हो तो अलग बात है, राइट। तो बहुत सारे, और पता है मेडिकली भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अपने यहाँ के बारे में कि हमारे यहाँ का जो कल्चर और खान पान है ना, उसमें बीमारियाँ कम हैं रादर देन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, और जब कभी बात करने का मन करे तो यू कैन जॉइन दी इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर तान्या सिंह एज वेल एज टेलीग्राम। व्हेन आई बी फ्री आई डेफिनेटली रिप्लाई यू थ्रू द वॉइस मैसेजेस। ओके, अब इसके बाद आते हैं, अब इस ग्राफ को समझते हैं। ये 2 लाइन तो हमें समझ में आ गई कि क्लोरोफिल ए जो है वो बेसिक पिगमेंट होता है जो हर फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए ही करता है।
एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए कि क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पिगमेंट्स काम नहीं करते, बाकी लोग भी काम करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल बी जो है ना वो येलो ग्रीन लाइट में ज़्यादा काम करता है, जेंथोफिल्स वगैरह येलो में, और कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रहना चाहिए। बाकी तो आपको समझ में आना है कि सबसे अच्छा काम करता है अपना क्लोरोफिल ए, राइट। उसकी फंक्शन और उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने पहले ही चीज़ तो ये दिखाई है कि डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स कितनी कितनी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। ठीक, तो इसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा है ना कि क्लोरोफिल बी है, ए है, लेकिन ध्यान से देखो ए वाला जो है मैक्सिमम प्लांट्स में पाया जाता है, इसलिए ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए काम करता है और ये सारी उसकी मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इन लोग को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली क्लोरोफिल ए तो हर प्लांट में होगा, वो तो होगा ही होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कुछ और पिगमेंट्स भी प्लांट्स में रहते हैं, जैसे जेंथेनॉइड्स, कैरोटीन्स, है ना, उसके साथ साथ जेंथोफिल्स या क्लोरोफिल बी। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए की मदद करने के लिए। फाइन, उसके बाद ये क्या दिखा रहा है कि भाई हम फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को कैसे नापते हैं, जितना ऑक्सीजन निकलेगा उतनी फोटोसिंथेसिस होगी। तो इन्होंने जब वेवलेंथ के अगेंस्ट ऑक्सीजन को मेजर किया तो पाया कि जहाँ पे ब्लू ग्रीन लाइट का वेवलेंथ आ रहा है ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है, वो भी उसी जगह पे हो रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सीधी सी बात है यार, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। तो इन सारी बातों से एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि क्लोरोफिल ए पहली बात तो चीफ पिगमेंट है, क्योंकि वो जो भी अब्जॉर्ब कर रहा है वो मैच कर रहा है आपके मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एबिलिटी को और साथ में मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीजिंग पावर को। क्लोरोफिल ए के ग्राफ को अगर आप नीचे मिलाएंगे तो दोनों जगह कोइंसाइड कर रहा है। दूसरी चीज़, ब्लू ग्रीन लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस और अब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, तो वो बेस्ट लाइट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनको हम लोग एसेसरी पिगमेंट्स क्यों बोलते हैं, आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा दिया कि क्लोरोफिल ए वैसे तो चीफ मॉलिक्यूल है जो कि सारे आपके सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके साथ मदद करने के लिए उसके बाकी पिगमेंट्स भी होते हैं, इसलिए हम उनको एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, राइट। और साथ ही में ये क्लोरोफिल ए को जैसे ऐसे लेयर के फॉर्म में रहता है कि बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, इसमें बीच में कहीं एक क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर का, तो ये इसके आसपास वाले ना इसको फोटो ऑक्सीडेशन के डैमेज से बचाते हैं, है ना। आपने सुना है ना सनलाइट क्यों लगाते हैं, सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं जब सनलाइट में जाते हैं, तो ताकि हमारी स्किन डैमेज ना हो फ्री रेडिकल्स की वजह से। सेम उसी तरीके से क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास बहुत सारे अदर पिगमेंट्स होते हैं ताकि ये इसके डायरेक्ट डैमेज को बचा सकें लाइट से। ठीक, अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है। सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, अगर तुमने सोलर पैनल काम करते हुए देखा है तो तुम ये समझ जाओगे कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें से एक सिंगल सेल जो होता है वो चीफ सेल होता है, जहाँ पे जाके ये लोग सब अपना कलेक्टेड लाइट देते हैं कि हमने इतना कलेक्ट किया, हमने इतना कलेक्ट किया। फिर ये जो क्लोरोफिल ए है ये अपने से ऊपर ट्रांसफ़र करता है फोटो सिस्टम्स को। फोटो सिस्टम्स का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू। जैसे हमारा ईटीसी में हो रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं हो रहा था, बस इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर मूव करा रहे थे ताकि एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बनाया जा सके। तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बनता है। कैसे बनता है? करंट ऐसे ही तो बनता है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एक ग्रेडियंट बन जाता है जहाँ जहाँ वो मूव करते हैं, कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, कहीं पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, जहाँ से निकलेंगे वहाँ पॉजिटिव कर देंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ नेगेटिव कर देंगे। तो इसकी वजह से जो ग्रेडियंट बनता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी बनती है। सिंपल सी बात है, राइट। तो बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स अपना लाइट किसको कलेक्ट करके देंगे? क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए क्या करेगा? फोटो सिस्टम को देगा। ठीक, तो लाइट रिएक्शन का काम क्या क्या है? लाइट को अब्जॉर्ब करना, वाटर को तोड़ना, ऑक्सीजन में बनाना, और साथ में ये जो क्लोरोफिल वगैरह अब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट, इससे फाइनली एटीपी या एनएडीपीएच बनाना। एटीपी भी एनर्जी है, एनएडीपीएच भी एनर्जी है। तो फ़र्क क्या है मैम? एटीपी जो है एनर्जी करेंसी हमारा सेल पहचानता है, तो वो एज इट इज़ यूज़ किया जा सकता है। एनएडीपीएच जो कि रिडक्टिव एनर्जी है उसको हमारा सेल नहीं पहचानता, वो कहता है हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, इसको चेंज करो एटीपी में तब यूज़ करेंगे। कैसे चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मैंने रेस्पिरेशन में भी आपको पढ़ाया था कि जितना भी बॉडी में एनएडीपीएच वगैरह बनता है किसी के भी, वो एटीपी में चेंज हो जाता है ईटीएस में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हमारे पास ना ये जो ऊपर वाला प्राइमरी एक्सेप्टर है ये दो तरीके का है। एक हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है, एक फोटो सिस्टम 2 है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। जो फोटो सिस्टम 1 है, 1 मतलब बड़ा वाला,
बड़ा वाला तो कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करेगा, 700 nm के आसपास की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करता है। 2 मतलब छोटा वाला कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करेगा, 680 nm। 700 बड़ा वाला यानी पहला, 680 यानी दूसरा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो PS2 है यानी फोटो सिस्टम 2 है, इसके साथ हमेशा वाटर स्प्लिटिंग होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। आपको पता है ना कि इस तरीके से थैलाकोइड होता है, इसका एक अंदर का मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 2। ठीक, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करता है, बेसिकली कुछ नहीं। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या है ज़रा ध्यान से देखना, इन्होंने बड़ा मतलब लंबा भयानक सा लिख रखा है ताकि आप डरो, है कुछ नहीं इसमें। मैं बताती हूँ क्या है। ये कह रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास दोनों वेवलेंथ आ रही है, 680 भी आ रही है लाइट में, हमारे पास दोनों अवेलेबल है, 680 भी है 700 भी है। तो भाई हम कैसे इसको ATP और NADPH के फॉर्म में कन्वर्ट करें। सीधा सा तरीका क्या है, दोनों फोटो सिस्टम को एक्टिवेट करा दो, पहला वाला 700 के लिए, ये वाला 680 के लिए। तो जो 680 की लाइट है वो लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर पे यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, और सारी 680 की लाइट को वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहा है, फोटो सिस्टम 2 में, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इतनी लाइट आ रही है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। कैसे जनरेट हो रहे हैं, वाटर स्प्लिटिंग की वजह से। ये क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर जो पानी है ना, इसको तोड़ दे रहे हैं ऑक्सीजन में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फोटो सिस्टम ले रहा है। इसको तोड़ने की एनर्जी कहाँ से आ रही है, वही तो बता रही हूँ, सनलाइट से आ रही है। लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर पे एनर्जी आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहा है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है तो वहाँ पे एनर्जी बनती है। जैसे जब इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो करता है तो करंट बनता है। क्यों, एक जगह से दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज बहुत तेज़ी से जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पे एनर्जी बन रही है। और फिर जब ये वही इलेक्ट्रॉन और साथ में दूसरी सनलाइट 700 nm वाली मिल जाते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, फोटो सिस्टम 1 को भी एक्टिवेट कर देते हैं। जब फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होता है तो दूसरे तरीके की भी एनर्जी बनने लगती है, दैट इज NADPH। ठीक, तो हो कुछ नहीं रहा है, सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके ये लोग पानी तोड़ रहे हैं। पानी तोड़ के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको पूरे सिस्टम में घुमा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बन रही है। सिंपल यही कहानी है। ठीक, मज़े की बात यह है कि इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, फिर से वो किसी कंपोनेंट के थ्रू ऑब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं होता, सिर्फ घूमता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अच्छा, मज़े की बात देखो ज़रा कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें तुम्हारा फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों काम कर रहा है। क्यों दोनों काम कर रहा है भैया, इसीलिए तो नॉन साइक्लिक कह रहे हैं कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकला वाटर स्प्लिटिंग की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है इसने वाटर को तोड़ा और ऊपर फोटो सिस्टम 2 में भेज दिया, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे एनर्जी बन रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस से 1 पे नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो इसका जो शेप बन रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक Z शेप बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं Z स्कीम। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को इसीलिए बोलते हैं Z स्कीम। इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है इसके बारे में, इसमें फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों यूटिलाइज होते हैं, इसमें ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस होते हैं। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक, अब इसमें आते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कैसे होती है। सबको पता है कि फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 के साथ वाटर स्प्लिटिंग कनेक्टेड होती है, फोटो सिस्टम 1 के साथ नहीं होती। देखो, जब हमारे पास 680 की लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे फिर क्या होगा कि वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग यानी पानी तोड़ना सिर्फ फोटो सिस्टम 2 का काम है, वही कर सकता है, 1 वाला नहीं कर सकता। 1 वाला आलसी है, ठीक है, तो ये नहीं तोड़ता। ये क्या करता है, अपने ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है, अपने में घुमाता है, अपने में वापस कर देता है। इसीलिए जब इतना आलसी है तो NADPH बनेगा ही नहीं, सिर्फ क्या बनेगा, ATP बनेगा। बस खत्म बात, इतनी सी बात थी। इसके लिए इतना हाहाकार मचा था, फॉस्फोराइजेशन नाम से डराते हैं, काम वाम इनका कुछ है नहीं। नॉन साइक्लिक का मतलब 2-1 दोनों कनेक्टेड है। 2 वाला है तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, Z स्कीम होगा, और साथ में क्या होगा, ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा, क्योंकि इसने ज़्यादा मेहनत की है। 1 वाला है तो क्या होगा, 1 वाला है तो पानी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, इसलिए क्योंकि 1 वाला है आलसी, वो 700 को अब्जॉर्ब करेगा, अपने ही अंदर घुमा के वापस कर देगा, उसको पानी तोड़ना ही नहीं है। ठीक, तो इसमें सिर्फ ATP बनती है, आपका NADPH नहीं बनता, राइट। ये पूरा आपका प्रोसेस है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लांट में होते दोनों प्रोसेस हैं, साइक्लिक भी होता है, नॉन साइक्लिक भी होता है, बस ये टाइप 2 अलग अलग है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब ध्यान से देखते हैं कि इससे डिफरेंस क्या है, तो ये पूछा जाता है बहुत बार, है ना। ये स्लाइड आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज पढ़ लेना। क्या है इसमें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 भी होता है, PS2 भी होता है, अच्छी बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वापस से उसी मॉलिक्यूल को साइकिल बैक नहीं होते, वो तो ऊपर कहीं चले जाते हैं ना, दूसरा उनको ले लेता है, राइट। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ से नीचे से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस इसी को नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, इसलिए ये Z स्कीम है, वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाता, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो वापस से अपने फोटो सिस्टम 1 में आ जाता है क्लोरोफिल के पास, इसलिए इसको साइक्लिक बोल देते हैं, राइट। तो भैया पानी ने इलेक्ट्रॉन दिया था, उसको तो वापस मिला ही नहीं, पानी को तो ऑक्सीजन बना दिया गया, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक वाले में पानी से नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन, किससे मिलता है, खुद क्लोरोफिल से, ठीक है। ये 2 प्लेस में होता है, ये सिर्फ 1 प्लेस में होता है। 1 प्लेस का मतलब हो गया, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया है कि जो स्ट्रोमा लैमेली है उसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है, बल्कि जो ग्राना लैमेली है उसमें दोनों होता है, PS1 एंड PS2। तो PS1 तुमसे पूछा जाए कहाँ कहाँ मिलता है, तो स्ट्रोमा लैमेली में भी मिलता है, ग्राना लैमेली में भी मिलता है। लेकिन PS2 में स्पेशल बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्राना लैमेली या थैलाकॉइड में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो है आपका सिर्फ एक जगह मिलता है, जबकि ये 2 जगह मिलता है। इसमें NADPH नहीं बनेगा, इसमें NADPH बनेगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना। ओके, अब आते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे। फिर से वही भारी भयंकर नाम, डरना नहीं है बिल्कुल भी, अभी समझा देती हूँ क्या है ये। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है बेटा, बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका। आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जाके रेस्पिरेशन वाला लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है। और मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में यहाँ हाइड्रोजन भरता रहता है ना। और इसीलिए क्या होता है कि ATPase फ़ायदा उठाता है, कहता है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन भरता रहेगा तो ये फट जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया जितना हाइड्रोजन होगा उतना प्रेशर लगेगा, साथ में इसमें पानी भी एब्जॉर्ब होने लगेगा। जहाँ पॉजिटिव चार्ज जाता है वहाँ पानी एब्जॉर्ब होने लगता है, तो मेम्ब्रेन फट सकती है। तो अगर तुमको मेम्ब्रेन फटने से बचाना है तो एक काम करो, हाइड्रोजन को मेरे थ्रू निकालो, और जब हाइड्रोजन मेरे थ्रू निकलेगा तो डेफिनेट सी बात है मैं ADP से ATP बना लूँगा। सिर्फ वही कहानी यहाँ पे भी है कि एक ग्रेडियंट बन जाता है हाइड्रोजन का, मतलब अंदर बहुत, यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे भर जाते हैं और अंदर खाली हो जाते हैं, सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी वही 2 मेम्ब्रेन होनी चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए। हाँ सीधी सी बात है भैया, कहीं पे प्रोटॉन पंप होगा तभी तो प्रोटॉन भरेंगे ना अंदर, प्रोटॉन ग्रेडियंट, सही बात है। जब भरेंगे प्रोटॉन तभी तो ATPase काम करेगा। ATPase चालू आदमी है, कहता है तुम भरो प्रोटॉन, तुम भरो, निकालने के लिए इकलौता रास्ता मैं ही हूँ, मुझसे ही निकालोगे, और जब तुम निकालोगे तो मैं टैक्स लूँगा एनर्जी बना के, सिंपल सी बात। ATPase में 2 पार्ट होते हैं, F0 पार्टिकल जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे होता है ATPase ऐसे, तो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर इसका F0 वाला पार्टिकल चिपका रहता है और F1 वाला उसके मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये आपके स्ट्रोमा को फेस करता है क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में, जो भी आप कहना चाहो। ये देखो स्ट्रोमा को यहाँ फेस करेगा कौन, F1 वाला, और मेम्ब्रेन में कौन घुसा रहेगा, F0 वाला, ठीक है। इतनी बात है आपको क्लियरली समझ में आ गई। ओके, तो यही चीज़ अब यहाँ देखो डायग्राम से समझ लो, यही चीज़ है यहाँ पे कि जब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा है किसी भी स्ट्रोमा लैमेली पे या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, सब कुछ तो है मेम्ब्रेनस पार्टी ना, तो यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब फोटो सिस्टम 2 काम करता है तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो वाटर स्प्लिटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये तो ऊपर सिस्टम में घूम जाता है, लेकिन वाटर स्प्लिटिंग की वजह से ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो गैस से निकल जाएगी, H+ फंस गया ना बीच में, इस पूरे बीच में H+ फंसने लग गया, इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन बाहर, बचा हुआ H+ क्या हुआ, पानी की वजह से अंदर फंस गया, अब इसको निकलने का रास्ता नहीं है। और हमें पता है कि फॉस्फोराइलेशन तो ऐसे चल ही रहा है, हर जगह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर जा रहा है लेकिन बेचारा हाइड्रोजन अंदर भरता जा रहा है। तो क्या हुआ कि यहाँ बाहर जो स्ट्रोमल साइड में, स्ट्रोमा जहाँ पे है, जहाँ पे लिक्विड पार्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो गई, अंदर हाइड्रोजन पूरा भर भर के हो गया। देखो ध्यान से, फिर उठाया ATPase ने फ़ायदा, उसने कहा एक कहानी है, मेरे थ्रू निकलोगे मैं निकलने तो दूंगा, क्योंकि और कोई चैनल ही नहीं है पूरे मेम्ब्रेन में तुम्हारे निकलने के लिए। मज़े की बात यह है कि जब तुम निकलोगे तो मैं तुमसे टैक्स वसूलूंगा, ADP से ATP बनाऊंगा। वो कहता है ठीक है यार, अब कुछ कर थोड़ी सकते हैं, निकलो नहीं तो हम लोग अपनी ही मेम्ब्रेन फाड़ देंगे, ठीक है। तो ये लोग इसमें से निकलने लगते हैं, ADP से ADP बनने लगता है,
यही कहानी है, अंदर H+ बहुत भर जाता है, बाहर H+ बहुत कम हो जाता है, एक ग्रेडियंट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि इसका निकलना जरूरी हो जाता है, कुछ और कर भी नहीं सकते, है ना। तो यही कहानी है आपकी। अब जैसे देखो, ये बहुत आज की सिचुएशन में आप अपने से कोरिलेट कर सकते हो कि आप न्यूज़पेपर देखते हो, आपको लगता है बच्चों का सिलेक्शन होता है बड़ी बड़ी कोचिंग से, यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा, इतनी फीस उतनी फीस, कोटा चले जाओ, रात की नींद बर्बाद कर दो, नीट में सिलेक्शन हो गया, ज़िंदगी सफल, नहीं हुआ ज़िंदगी बर्बाद। इन सारे एडवर्टाइजमेंट की वजह से आप क्या होता है, एक प्रेशर सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है। जिसने जो बताया, जहाँ बताया वहाँ सब चले गए रामबाण इलाज करने, सब कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी इसी में लगा देंगे, और इसके चक्कर में आपके अंदर होता जा रहा है प्रेशर बिल्ड। तो अगर आपके पास सही एनर्जी सही डायरेक्शन में नहीं आएगी इसको चैनलाइज करने के लिए, खुद ही फट जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लाइफ से। तो मैं तो अभी सबको यही कहती हूँ, बेटा अभी तो तुम लोग अपना 100% दो, जितना तुम दे सकते हो। कोई ये मत सोचो कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड का हूँ, हिंदी बैकग्राउंड का हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, डजेंट इवन मैटर। तुम्हारे 12th में 60% थे कि 80% थे, कोई मैटर नहीं करता। तुम्हारे 12th में 99% थे, कोई मैटर नहीं करता। तुम गोरे हो, काले हो, शहर के हो, गांव के हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक। अभी तुम लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हो, ये कोचिंग की हमारे यहाँ से उतना सिलेक्शन, हमारे यहाँ से उतना सिलेक्शन, एंड दैट इज़ द हार्श रियलिटी कि पढ़ने से ज़्यादा फोकस हम लोग इस बात पे करते हैं कि कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ लें। सिलेक्शन जबकि सिंपल NCERT से होना है और नीट की PYQ लगा के। तो ये जो तुम लोग अपने लिए प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हो ना, इससे खुद फट जाओगे। तो बेटर है कि सही टाइम पे इसको चैनलाइज कर दो राइट डायरेक्शन में, राइट। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, यही पॉइंट्स NCERT ने लिख रखे हैं, ठीक है। कि फोटोसिंथेसिस के दौरान यहाँ पे H+ ग्रेडियंट बन जाता है, बाहर कम हो जाते हैं, और बाहर एक और रीज़न है कम होने का कि ये जो NADP है ना, ये खुद को रिड्यूस करने के लिए बाहर वाला हाइड्रोजन ही छीनता रहता है। तो ये भी जब बाहर से लेगा तो और बाहर के कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ATP बनती है। तो अब भैया बन के तैयार हो गई हमारी ATP और NADPH। इसीलिए लाइट रिएक्शन को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, लाइट रिएक्शन हो गया आपका। और उसके बाद आ गया आपका दूसरा लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का काम है कि ये जो आपने ATP और NADPH हमारे एनर्जी बनाई है, इसको यूटिलाइज करिए और इसको क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए किस में, ग्लूकोज में। क्योंकि ग्लूकोज ही हम खा सकते हैं और ग्लूकोज ही प्लांट्स भी खा सकते हैं, अपनी एनर्जी निकाल सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डार्क रिएक्शन, राइट। डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है, ऐसा नहीं है कि लाइट के बिना होता है, ये सिर्फ लाइट के प्रोसेस पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए क्योंकि इस पर ATP और NADPH जब मिलेगा तभी ये काम हो सकता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज फिक्स कर दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है केल्विन का, मेल्विन एंड केल्विन का। इसीलिए जो ग्लूकोज फिक्सेशन की साइकिल है उसको कहते हैं केल्विन साइकिल। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज फिक्स होता है ना, इसमें 2 साइकिल इन्वॉल्व होती है, C3 C4। जैसे वहाँ पे क्या था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वैसे यहाँ पे ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए 2 साइकिल इन्वॉल्व है, या तो C3 होगी या तो C4 होगी। अब हम कैसे कहें कि कौन सी C3 कौन सी C4, ऐसे कहेंगे जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के बाद पहला जो प्रोडक्ट बने उससे अगर 3 कार्बन का बनता है तो हम उसको बोलते हैं C3 साइकिल। कोई भी प्लांट अगर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके उसको 3 कार्बन के फॉर्म में पहले फिक्स कर रहा है, जैसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो हम उसको बोलते हैं C3 साइकिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 3 कार्बन के फॉर्म में उसको फिक्स नहीं करते, बल्कि 4 कार्बन के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं, 4 कार्बन एसिड के फॉर्म में, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इसलिए हम उनको C4 साइकिल बोल देते हैं। C3 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया और 3 कार्बन के फॉर्म में फिक्स कर दिया। C4 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया, उसको 4 कार्बन के फॉर्म में फिक्स कर दिया, इसलिए उनका नाम बदल गया, ठीक। ये RUBP अभी एक एंजाइम आप बहुत पढ़ेंगे जिसका फुल फॉर्म है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन का कीटोन शुगर है, राइट। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको हम C4 साइकिल कहेंगे, अगर आप 3 कार्बन का बनाओगे तो हम इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहेंगे। सिंपल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो प्लांट्स में C3 या C4, कोई भी प्लांट अगर C3 साइकिल यूटिलाइज करता है तो उसको C3 प्लांट बोलते हैं, कोई अगर प्लांट C4 साइकिल करता है तो उसको C4 प्लांट बोलते हैं। बट ये जो केल्विन साइकिल है ये C3 प्लांट्स के लिए है, और अभी आपको समझ में आएगा कि C4 भी एक्चुअली यही है, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गया है, हुआ कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि ब्रांड की वैल्यू है कि हम थोड़ा सा अलग इसमें कुछ लगा देंगे तो हमारा ज़्यादा पैसा चाहिए, वही सेम कहानी यहाँ पे कि एक स्टेप बढ़ गया इसलिए नाम अलग हो गया, दैट इज C4, ठीक है। सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में C3 होता ही होता है, C4 का मतलब बस इतना होता है कि उसमें एक स्टेप और ऐड हो गया, ख़त्म। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास प्लांट्स में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट,
इस एंजाइम का क्या क्या काम होता है कि एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और वाटर लेता है, और ये क्या करता है कि अपने ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को चिपकाता है। ये खुद 5 कार्बन का है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को चिपकाएगा तो ये बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे ये 5 कार्बन का, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसको यहाँ से मिल रहा है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा क्या होगा, 6 कार्बन इसके पास हो गए। 6 कार्बन को तोड़ना हो आपके पास तो कैसे तोड़ेंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना दो। तो ये जो PGA है यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3 कार्बन का है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें रिडक्शन होता है कि ये जो PGA है इसको फॉस्फेट के फॉर्म में तोड़ो तभी ग्लूकोज बनाना ईजी रहेगा, है ना। तो इसको रिड्यूस करते हैं जब, तो हमारे पास क्या मिलता है, ATP मिलता है, ATP और NADPH मिलता है। ठीक है, ATP और NADPH सॉरी यूटिलाइज होता है, मिलता नहीं है, यूटिलाइज होता है। क्यों, क्योंकि अब तुम इसको रिड्यूस कर रहे हो ना। तो वही बात, लाइट रिएक्शन में हमने क्या बनाया था, ATP और NADPH, अब हम वहीं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, ATP और NADPH हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं ADP प्लस NADH में। ठीक है, अब देखो 2 ATP लगेंगे तुम्हें, क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA को तोड़ना है ना, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 1 लगेगा, तो भाई 2 लग रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे, राइट। उसके बाद ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है यही आपका शुगर या स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक, लेकिन आपका ये जो ऊपर वाला रुबिस्को बचा, ये क्या करे बेचारा, ये तो एंजाइम था ना यहाँ पे, ये क्या करे अब अपना, तो ये दोबारा से रीजेनरेट हो जाता है। मतलब जैसे गाड़ी चलाते हो तो उसको सर्विसिंग चाहिए, वैसे ही ये जो रुबिस्को ने आपका स्टार्च वगैरह बना तो दिया, लेकिन ये तो एंजाइम है ना, इसको तो दोबारा काम करना है, तो इसको रीजेनरेट होना पड़ेगा। उसमें आपका एक ATP यूज़ होता है। ठीक है, उसमें आपका एक ATP यूज़ होता है। तो 3 बड़े स्टेप क्या हैं आपके C3 साइकिल के, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है, जिसको कि 2 फॉस्फोग्लिसरेटिक एसिड के फॉर्म में तोड़ा जाता है, और फाइनली इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। बस इतना ही प्रोसेस है। लास्ट वाला तो बस इतना है कि ये जो तुमने यूज़ किया था इसको रीजेनरेट करो, खत्म। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए तुम्हें 3 ATP चाहिए। ठीक, 2 ATP तुम्हें यहाँ चाहिए, 1 ATP तुम्हें यहाँ चाहिए। तो एक ग्लूकोज में बेटा कितने कार्बन होते हैं, 6। तो अब ज़रा तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि तुमको एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP चाहिए, 6 × 3 18 ATP चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, और कितने NADH चाहिए, 12, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, फाइन, ओके। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई हो, ये प्रोसेस समझ में आ गई हो, और जो मैंने वहाँ पे बताया यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक CO2 के लिए अगर 3 ATP और 2 NADH चाहिए तो 6 के लिए कितना चाहिए, वही आपको बताना है, कितना लगेगा, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का एक ग्लूकोज बनेगा, ATP से हमेशा ADP बनता है, NADPH को हमेशा NAD बनता है, खत्म बात, हो गई। ये इतना ही था C3 साइकिल। इतना हाहाकार मचा रखा था कि बड़ा मुश्किल है फोटोसिंथेसिस। अब देखो C4 की बात करते हैं। C4 में कुछ स्पेशल नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जहाँ पे आपका पहला कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके जो एसिड बने वो फॉस्फोग्लिसरेट यानी 3 कार्बन का बनता है, उसको C3 साइकिल बोल देते हैं। और जहाँ पे पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके 4 कार्बन का एसिड बनता है उसको C4 साइकिल बोल देते हैं। सिंपल, खत्म बात। ठीक, ये नामकरण समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जहाँ जहाँ पे C4 साइकिल चलती है ना, वहाँ पे एक स्पेशल एनाटमी होती है जिसको बोलते हैं क्रेन्ज एनाटमी, जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। क्रेन्ज एनाटमी का क्या मतलब है, इन प्लांट्स में ना स्पेशल सेल्स होते हैं, दैट इज बंडल शीट सेल। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो आपकी पूरी साइकिल चल रही है ना कार्बोक्सिलेशन की, ये चलती है मीजोफिल सेल में, क्योंकि मीजोफिल सेल में ही तो क्लोरोप्लास्ट है, वहीं पे तो ग्लूकोज बनता है। लेकिन जो C4 साइकिल है इसमें डिफरेंस बस इतना है कि इनके पास मीजोफिल तो है ही है, मीजोफिल के साथ साथ इनमें स्पेशल तरीके के सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। अब बंडल शीथ सेल क्या है, मीजोफिल सेल्स अगर ये हैं तो उनके आसपास टाइटली चिपके हुए कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, जो इसको घेरे रहते हैं। इसी स्पेशल एनाटमी अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रेन्ज एनाटमी। ठीक, बंडल शीथ सेल की स्पेशलिटी क्या है कि इनके पास बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं और साथ में इनकी मेम्ब्रेन बहुत मोटी होती है, जिसकी वजह से इसमें कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होता और कोई स्पेस नहीं होता। जैसे मैंने आपको बना के बताया ना, मीजोफिल है, इसके आसपास बंडल शीथ ऐसे भरा हुआ है, इसके अंदर कहीं स्पेस नहीं है और कितने मोटी मेम्ब्रेन्स हैं कि आसानी से इनमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक, इतनी सी बात है। कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं C4, मेज और सॉर्गेम। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्रेन्ज एनाटमी क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट। ओके, अगर बच्चों को लेक्चर अच्छा लगे, ख़राब लगे, मुश्किल लगे, इजी लगे, जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि यार तुम्हारे व्यूज़ मुझे वहीं पता चलते हैं, राइट। तुम्हारी नीड भी मुझे वहीं पता चलती है, ठीक है। तो अब आते हैं इस पर। तो जो प्राइमरी CO2 का एक्सेप्टर है 3 कार्बन का, ये बोलता है फॉस्फिनॉल पायरुवेट,
जो कि मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट रहता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे थे ना कि प्राइमरी जो एक्सेप्टर है ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट रहता था, और प्राइमरी एक्सेप्टर तुम्हारा क्या है, रिबुलोज 1,5 बाइसफॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली पहली बार इसी से। प्राइमरी का क्या मतलब होता है, जो पहली बार मिले, प्राइमरी एक्सेप्टर का मतलब जो पहली बार मिल के एक्सेप्ट कर ले आपको। जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ C3 में था उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा था, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। वहाँ पे कौन एक्सेप्ट कर रहा है, C4 में पेप यानी फॉस्फिनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का है। तो जब ये एक कार्बन अपने ऊपर जोड़ेगा तो कैसा बन जाएगा, 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो मतलब आपको सीधा से ये समझ में आना चाहिए कि है कुछ नहीं, C3 वाला ही चीज़ है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है कि यहाँ पे जो हमारा C4 साइकिल में CO2 है एटमॉस्फेरिक, वो RUBP नहीं ले रहा, कौन ले रहा है, फॉस्फिनॉल पायरुवेट ले रहा है। ठीक है, फॉस्फिनॉल पायरुवेट जो कि इसके मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है, वो इसको क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के फॉर्म में। ये जो C4 एसिड लिखा है ना, C4 एसिड का मतलब है 4 कार्बन का एसिड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सिर्फ इतना हो रहा है इसके मीजोफिल सेल्स में। फिर क्या है कि इनके बंडल शीट सेल, मैंने बोला ना दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये सब क्यों हो रहा है, इतना नाटक क्यों, सीधे सीधे नहीं आ सकता था यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। मैंने आपको पढ़ाया क्रेन्स एनाटॉमी में कि जो बंडल शीट सेल्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन बहुत मोटी होती है, और किसी भी गैस का इनकी मेम्ब्रेन को पियर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लें, एटमॉस्फेयर से। तो ये मदद लेते हैं मीजोफिल की, कहते हैं यार तुम C3 के लिए तो काम कर ही रहे थे, मेरे लिए काम बस आधा कर दो। एक काम करो, तुम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को 4 कार्बन में फिक्स करके दे दो, बाकी मैं सेम प्रोसेस अपने अंदर करा लूँगा। चालू लो, आधा काम ऊपर करा लिया, बाकी का अपने अंदर कराएंगे। ठीक, तो यही बात है। यहाँ पे क्या किया कि मीजोफिल सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके फॉस्फिनॉल पायरुवेट प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया। वहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर क्या था, रुबिस्को, है ना। रुबिस्को के साथ पहली बार क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा था। यहाँ पे क्या, पेप यानी फॉस्फिनॉल पायरुवेट के साथ ऐड हो रहा है। वहाँ पे क्या बन रहा था, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पहला प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का, इसीलिए C4 बोलते हैं। ठीक, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है नीचे, क्योंकि गैस जा नहीं सकती, बट इनके बीच में जो केमिकल्स बना रहे हैं वो तो जा सकते हैं। तो ये जो C4 एसिड यहाँ पे आता है, फिर इसका क्या काम होता है, कुछ नहीं, जैसे बने थे वैसे टूट जाओ, CO2 इसके अंदर दे दो, और ऊपर से वापस से पेप बना के पीछे चले जाओ। अब ये जो CO2 है, वही बात है, फिर से वो काम C3 साइकिल वाला ही करेगा। यही तो मैं बता रही थी कि तुम चाहे कुछ भी, कितने भी ब्रांड के कपड़े पहनो, कपड़े बनते तो भैया कॉटन से ही है, कॉटन के। ऐसा थोड़ी कि उसमें सोना चांदी डाल देंगे। तो एक कपड़े सस्ते एक महंगे क्यों, टैग की वैल्यू है, फिनिशिंग की वैल्यू है, टेक्सचर की वैल्यू है। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, सेम वही चीज़ यहाँ पे है। बेवकूफ़ बनाने का जरिया कि मीजोफिल से थोड़ा सा काम ले लिया, बाकी कर वही रहे अंदर C3 ही। और ना समझ में आए तो समझ लो, जैसे कुछ लोग इंस्टाग्राम पोस्ट पे गार्लिक ब्रेड, पिज्ज़ा सॉस, वाइट सॉस पास्ता विद मेयो, ऐसे ऐसे चीज़ों के, मतलब एग्जॉटिक चीज़ों की फ़ोटो डालते हैं, और ऐसा लगता है वाओ दे आर सो क्लासी। अंत में घर जाके वो भी दाल चावल रोटी सब्जी ही खा रहे होंगे यार, इस पे जिंदा थोड़ी रह पाएंगे। कोई कितना भी गार्लिक ब्रेड खाने वाला, और स्पेशली ये चीज़ लड़कियों में है, ठीक है ना, हैविंग गुड डिनर टुनाइट, है ना, ये सारी फालतू चीज़ें, गार्लिक ब्रेड दिखाना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है, अल्टीमेटली ये सब ऊपर वाले का पार्ट है, दिखावे का पार्ट है। अंत में वो भी दाल चावल पे ही सर्वाइव कर रहे होंगे, या अंत में उनका भी ऐसा होता होगा कि अरे यार दाल चावल कब मिलेगा। सीधी सी बात, सेम वही चीज़ यहाँ चल रही है, ऊपर दिखावा चल रहा है, अंदर रियलिटी चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में तो अभी भी बन रहा है तुम्हारा, किससे, C3 वाले प्रोसेस से, यानी कि कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद क्या है तुम्हारा रिडक्शन, रीजेनरेशन। ये 3 प्रोसेस यहाँ पे भी चल रहे हैं तुम्हारा क्या करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, बट ऊपर का नाटक ज़्यादा है, दिखावा गार्लिक ब्रेड वाला। ठीक है, बस यही फ़र्क है C3 और C4 में। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया, ख़त्म बात, इससे ज़्यादा तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पेपर में आएगा। अब देखो, इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ये पढ़ा देती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस पढ़ लो, उसके बाद पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, अब इधर आते हैं, C3 साइकिल, C3 प्लांट की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन से सेल में इसमें केल्विन साइकिल चलती है। केल्विन तो दोनों में चलती है ना, C3 वाली दोनों में चलती है, इसमें मीजोफिल में चलती है, इसमें बंडल शीट में चलती है, क्योंकि इसमें मीजोफिल दिखावे में बिजी रहता है, राइट। इसमें से कहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन क्या मतलब हुआ कि पहली बार CO2 को ऐड किया जाता है, दोनों में मीजोफिल में ही ऐड किया जाता है पहली बार, राइट। इसमें बोला गया है कि कितने तरीके के सेल्स इन्वॉल्व हैं फिक्स करने के लिए CO2 को। इसमें एक ही मीजोफिल, इसमें 2, मीजोफिल एंड बंडल शीट।
इसमें बोला गया प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज, प्राइमरी एक्सेप्टर का क्या मतलब हुआ कि इसमें से कौन वो है जो पहली बार CO2 को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें कौन है, RUBP, इसमें कौन है, पेप, अभी हमने पढ़ा था, राइट। प्राइमरी का मतलब जो पहली बार एक्सेप्ट करे। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो RUBP 5 कार्बन का होता है, जबकि जो पेप है वो 3 कार्बन का होता है, राइट। तो ये भी हमें पता है। फिर हमसे बोला गया कि प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बनता है, सबको याद होना चाहिए भाई। C3 साइकिल है तो 3 कार्बन का यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C4 साइकिल है यानी 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, राइट। सीधी सी बात है, 3 कार्बन का है तो हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन। रुबिस्को दोनों के पास है, हाँ बिल्कुल दोनों के पास है, क्योंकि भैया कार्बोक्सिलेशन तो दोनों को होना है ना, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, काम दोनों में वही दाल चावल वाला चलेगा। रुबिस्को क्या है, कार्बोक्सिलेशन करेगा, फिर रिडक्शन करेगा, फिर रीजेनरेशन करेगा, तो ये तो है ही है। पेप है क्या दोनों में, नहीं, पेप दिखावे का पार्ट है, बस प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह किसमें काम करता है, C4 में, तो ये सिर्फ यहाँ पे है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसमें रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सीधी सी बात है, पहले में दिखावा नहीं है, मीजोफिल में प्रेजेंट होगा, दूसरे में क्या है, बंडल शीट में होता है, क्योंकि यहाँ पे C3 साइकिल आपकी बंडल शीट सेल में चल रही होती है, राइट। इसमें बोला गया कि CO2 का फिक्सेशन रेट हाई है कि लो है, डेफिनेट सी बात है, थोड़ा दिखावा है तो क्या ज़्यादा थोड़ा हाई रेट भी है इनका। फोटो रेस्पिरेशन कभी भी लो लाइट में नहीं होता, चाहे C3 हो चाहे C4 हो। फोटो रेस्पिरेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये एक वेस्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये कभी भी लो लाइट में नहीं होता। लेकिन जब लाइट एनर्जी हाई हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि भैया ब्रांड की चीज़ें हैं तो थोड़ा क्वालिटी तो डिफरेंस आएगा ही। तो फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस कभी भी C4 प्लांट में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ C3 में होता है। क्यों, क्योंकि उनके मीजोफिल सेल्स वीक होते हैं, और रुबिस्को जो है ना वो दोनों से कंबाइन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ऑक्सीजन से भी, अभी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। फोटो रेस्पिरेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो तो बहुत ज़्यादा होगा, C4 में तो होता ही नहीं है, खत्म बात। C3 में होता है, C3 में अगर लाइट ज़्यादा है तब भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तब भी होगा, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन को सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है। C3 प्लांट्स के लिए कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, 20 से 25, और C4 प्लांट के लिए 35 से 40। C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल के क्या है, ज़्यादातर डाइकॉट्स, जितने भी डाइकॉट्स हैं C3 प्लांट है, एक्सेप्ट सम जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी इलाके वगैरह में मिलते हैं, राइट। और सारे मोनोकॉट्स जो है मैक्सिमम किस में आते हैं, C4 में आते हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग ज़रा यहाँ ये समझते हैं कि ये फोटो रेस्पिरेशन है क्या। नाम बड़ा अच्छा सा है, लेकिन वही बात है, जिसका नाम अच्छा होता है उस पर हमेशा दिल मत दे बैठना, क्योंकि काम बड़े ख़राब होते हैं, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली क्या मतलब है इस पूरे प्रोसेस का, मतलब ये है कि जो दिल से नाजुक होगा वो झुक जाएगा। RUBP के पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि C3 में ये क्या करता है, जो रुबिस्को वाला है, ये CO2 से कंबाइंड करके 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता था 3 कार्बन के, बढ़िया काम चल रहा था। अब इसकी लाइफ में आया डिस्ट्रैक्शन, अगर यहाँ पे CO2 के बजाय ऑक्सीजन आ जाए तो इसको लगेगा यार लाइफ बन जाएगी, मेरी वाली अच्छी नहीं है, दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी है ना, ये तो मुझे ऐसे लड़ती नहीं है, ये नहीं करती वो नहीं करती, ठीक है। इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में आधा ध्यान इस पे आधा ध्यान इस पे, और ये जो ऑक्सीजन है ये इसके लिए डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनाता, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनाएगा। जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही नहीं बनेगा तो कहाँ से आगे C3 साइकिल चलेगी कि तुम कार्बन फिक्स करो, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो रुबिस्को है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रहेगा तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, आगे चल के ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा ग्लूकोज के फॉर्म में। इनको आया लालच कि दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है, ऑक्सीजन से भी बाइंड करके देखते हैं, इस लालच के चक्कर में ये हो गया डिस्ट्रैक्ट। ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, जो कि नाम तुम्हें लगेगा अरे फॉस्फो काम चला लेंगे, हाँ बिल्कुल नहीं, ये C3 साइकिल में आगे एंटर ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये उसका प्रोडक्ट ही नहीं है, C3 साइकिल इसको बाहर रिजेक्ट कर देती है, और जो इसके साथ रहता है उसको आगे एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये जो रुबिस्को है इसने एक मॉलिक्यूल तो वेस्ट कर दिया ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, और हमारा ATP भी खर्च कर दिया ये बनाने में, इसीलिए बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। ना अच्छा एंड प्रोडक्ट बनाया और ATP अलग से गवा दिया, ठीक। C4 प्लांट में कभी फोटो फॉस्फोरिलेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, सॉरी इट्स फोटो फॉस्फोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, गलती से वो लिख दिया है, इट इज़ फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट में कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अब पूछोगे मैम क्यों, अब देखो ज़रा ध्यान से, C4 प्लांट में क्या होता था बच्चे, ज़रा याद करना, ज़रा यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो कि यहाँ पे 4 कार्बन का एसिड बना दिया जाता है, और उसके बाद यही एसिड नीचे जाता है जिसको 3 कार्बन में तोड़ते हैं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और फाइनली यही तुम्हारा C3 साइकिल को एंटर करता है। और दूसरी बात, बंडल शीट सेल में ये कुछ सब कुछ चल रहा है, तो बंडल शीट सेल तो ऑक्सीजन को ही नहीं आने देता ना, किसी भी गैस को अंदर नहीं आने देता। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ आई है, ये बाहर से नहीं आई, ये साथ में आई है, ठीक है।
तो जब ये साथ आई है तो इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ CO2 से कंबाइन कर सकता है, राइट। सिर्फ CO2 से कंबाइन करेगा तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, इसीलिए C4 की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, अच्छी। ठीक, बात समझ में आई। तो बंडल शीथ सेल क्या है कि बहुत थिक मेम्ब्रेन के होते हैं, तो ये टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़ जाए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करेगा। जबकि मीजोफिल वाले थोड़े वीक मेम्ब्रेन के हैं, ज़्यादा सा टेम्परेचर बढ़ा, बाहर से ऑक्सीजन आना बढ़ जाएगा, बाहर से ऑक्सीजन आना बढ़ जाएगा, इसका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसीलिए वहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन तब होगा जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। रुबिस्को सबसे अबंडेंट एंजाइम है पूरे अर्थ में। क्यों? क्योंकि ये दोनों से बाइंड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे अबंडेंट क्यों है, ये आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इसकी एक्टिव साइड जो है वो दोनों से बाइंड कर सकती है। इसीलिए कहते हैं जो अच्छा लगे उसके साथ जाना नहीं होता है, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा सोचे उसके साथ रहना होता है, नहीं तो बाद में झेलेंगे, राइट। तो ये आपके AR का क्वेश्चन हो गया कि क्यों C3 में होता है, C4 में नहीं होता। आपको समझ में आ गया, क्योंकि C4 में बंडल शीथ सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, तो होगा कैसे, ठीक है। और ये जो बनता है तुम्हारा फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये आपके फोटो रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट है जो कि आगे C3 साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वेस्ट हो गया वो, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, फाइन। अब आते हैं भैया, इसकी बात करते हैं कि हमने फोटोसिंथेसिस की बात की कि भैया डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, है ना, और लाइट चाहिए, और टेम्परेचर भी चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे तो हमारे प्लांट भी मर सकते हैं डिहाइड्रेट होके। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब हमको पढ़ना है कि इतने सारे फैक्टर एक प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कौन कम अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, रिलेट भी कर पाओगे तुम लोग। जब तुम बोर्ड्स दे रहे होगे, PCB तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, या मान लो PCM तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, PCMB जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट रहा हो, मैं मानती हूँ PCB है, ठीक है। तुम बोर्ड्स में पास हो कि फेल हो, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा, मान लो एक जनरल बच्चे की बात करते हैं कि उसकी फिजिक्स बहुत वीक है, तो वो केमिस्ट्री में ले आ रहा है 80%, बायो में ले आ रहा है 90%, और फिजिक्स में ला रहा है 35%, या मान लो 30%, तो पास है कि फेल है। आपके बोर्ड्स का क्राइटेरिया है कि हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 35% आना चाहिए। यहाँ पे तो आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, 80%, 90%, बट फिजिक्स में अगर कम आ गए तब भी तो फेल ही माने जाओगे बेटा, उस सब्जेक्ट में तो फेल ही हो गए, 12th तो दोबारा देना पड़ेगा। सेम वही चीज़ है कि तुम्हारा कितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोई क्यों ना हो, जो फैक्टर आपका लिमिटिंग है, लिमिटिंग का मतलब सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट वही चीज़ करती है जो आपकी वीक होती है ना। तो वीक को ही स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने इस पे पकड़ बना ली तो आगे की चीज़ें अपने आप तय हैं, अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि ये तो आपकी ढंग की है ही 90-80% वाली, बस फिजिक्स नहीं आती है, ठीक। तो इसीलिए ब्लैकमैन ने कहा लिमिटिंग फैक्टर के बारे में कि एक केमिकल प्रोसेस अगर एक से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है तो होगा क्या कि जो फैक्टर उसका सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वही बताएगा कि ये प्रोसेस कितना आगे जाएगा कितना नहीं। मतलब अगर आपकी फिजिक्स सबसे वीक है और अगर आप फिजिक्स में 30% ले आए तो आप पास होंगे कि 12th का एग्जाम दोबारा देंगे, वो फिजिक्स बताएगा, केमिस्ट्री और बायो नहीं, राइट। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। ओके, आगे आते हैं, लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइट, देखो जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, सीधी सी बात है, लाइट बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, क्योंकि लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा लाइट भर दोगे तो फोटोसिंथेसिस अचानक से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया क्लोरोफिल तो लिमिटेड है ना। जब तक क्लोरोफिल एक काम कर रहा था तब तक फोटोसिंथेसिस कम थी, तुमने लाइट बढ़ाया, सारे सारे क्लोरोफिल काम करने लग गए। लेकिन अब क्लोरोफिल खत्म हो गया ना, सारे तो काम ही कर रहे हैं, तो उसके बाद तुम्हारा रेट थोड़ी ना बढ़ेगा, उसके बाद एक स्टेशनरी फेज में चला जाएगा, यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यही यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो C3 और C4 प्लांट होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिफरेंटली क्या करते हैं, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? C3 जो है, C4 जो है वो 360 ही कार्बन डाइऑक्साइड पे कहता है इतना मेरे लिए बहुत है, इतने से मैं काम चला लूँगा। लेकिन C3 वाला कहता है मेरे को और चाहिए, 450 चाहिए। और बात भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि C4 वाले में तो कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में फिक्स हो रहा है, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, तो वो तो आसानी से अपना फिक्सेशन कर सकता है। लेकिन इसको अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, फोटो रेस्पिरेशन बंद करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन बंद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बंद करने के लिए क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो ज़्यादा,
ज़्यादा रुबिस्को उसके साथ बाइंड कर जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि इसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो 450 होता है, इसका 360 होता है C4 वाले का। अब आपको रीज़न समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों, राइट? ठीक है, तो इसी फैक्ट को यूटिलाइज करके क्या करते हैं हमारे जो फार्मर्स हैं कई जगह पे, वो क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस क्रॉपिंग करते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब उसको क्या करते हैं, ग्लास के अंदर पेड़ उगाते हैं। तो ग्लास से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो हायर कंसंट्रेशन में उसके अंदर बनी रहती है, और जैसे जैसे प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत वो भी रिलीज करते रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है उस ग्लास हाउस में कि हर जगह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, राइट? तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब आते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो भैया सीधी सी बात है, मीजोफिल सेल्स इतने ताकतवर नहीं होते कि टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकें, इसलिए C3 वाले क्या है, कम टेम्परेचर पे काम करते हैं। C4 वाले बंडल चीत, मोटी चमड़ी के लोग, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, राइट? वाटर कभी किसी के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि रूट्स इतनी ज़्यादा होती हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की कि आसानी से कहीं से वाटर खींच सकती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, फाइन। और लाइट भी कभी किसी के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत बड़े बड़े ऐसे करके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्लांट लगे, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, तो बड़े वाले सारा सनलाइट घेर लेंगे तो छोटे वालों को नहीं मिलेगी। तब हो सकता है कि तुम्हारा लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो, वरना ऐसे नहीं होता, राइट? तो दैट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें समझा दिया मैंने इस चैप्टर में है क्या क्या नहीं। इतने से ही नीट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पूछे जाएंगे वहाँ मार्क कर रखा है, जहाँ से AR बनेगा वहाँ मार्क कर रखा है। फिर भी तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, अच्छा, बुरा, खराब, बहुत ही खराब, है ना, वाहियात, रेटिंग ज़रूर करना और बताना ज़रूर, अपनी डिमांड भी कमेंट सेक्शन में। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक पढ़ते रहो यार मज़े से, और करना क्या है, अभी स्टूडेंट लाइफ में इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है। थैंक यू।